हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन हम लोग जानने वाले हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में। जो मध्यकालीन भारत में ये आता है, तो दिल्ली सल्तनत में हमने आपको पहला चैप्टर आपको गुलाम वंश कंप्लीट करा दिया है। आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और बाकी जितने भी वंश हैं दिल्ली सल्तनत में, आज को सेकंड दो ही पार्ट, बस एक पार्ट में हमने अपलोड करवा दिया और दूसरा ये पार्ट में हम आपको क्लियर कर देंगे। तो बस ज़्यादा पार्ट्स में बढ़ाना ठीक नहीं है। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन को। हमने गुलाम वंश को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो गुलाम वंश हम पढ़ा चुके थे। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश से पहले गुलाम वंश को हम पहले ख़त्म कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और वो चाहे तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। 1290 से कितना 1320 ईस्वी तक चला। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसकी स्थापना 1290 में की गई। शासनकाल रहा 1290 से 1320 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, खिलजी वंश ने 30 वर्षों तक दिल्ली में 30 वर्षों तक शासनकाल किया, जो कि सबसे न्यूनतम शासनकाल इसी खिलजी वंश का ही रहा। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इस वंश का जो उदय है गुलाम वंश के अंत करके हुआ, गुलाम वंश के अंत करके हुआ, ठीक है। खिलजी एक तुर्क था। खिलजी वंश जो था एक तुर्क था। खिलजी जो था एक तुर्क था। और विद्वानों में इस बात का मतभेद है, हालांकि इससे मतलब ये तुर्क था कि नहीं था, इसमें विद्वानों में मतभेद है। तो खिलजी वंश के शासकों का क्रम देख लेते हैं। पहला आ जाता है शासक जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा शहाबुद्दीन खिलजी, चौथा मुबारक शाह और पांचवा खुसरो शाह, ठीक है। तो ये खिलजी वंश में 5 शासक हुए। आइए इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जलल आलू उम्र भर मुबारक हो खुसरो। जलालुद्दीन, जलल से जलालुद्दीन, आलू से अलाउद्दीन, उम्र भर से शहाबुद्दीन, मुबारक से उमर, शहाबुद्दीन उमर, ये ध्यान रखेंगे। मुबारक से मुबारक शाह, खुसरो से खुसरो शाह, ठीक है। बात कर लेते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1290 से 1296, लगभग 4 वर्षों तक का रहा, ठीक है। पूरा नाम इसकी बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज इसका मूल नाम था। खिलजी वंश का संस्थापक यही हुआ, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। यह 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बनता है। कितने वर्ष की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बनता है? तो 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली का सुल्तान बनता है। सबसे बुजुर्ग शासक यही था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने करियर की शुरुआत सैनिक के रूप में बलबन के यहाँ से शुरू करता है और अपनी काबिलियत के बदौलत ही दिल्ली का सुल्तान के पद तक पहुँचता है। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक को ख़त्म करके
अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की। 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से बैठता है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी प्रारंभिक राजधानी किलोखरी को बनाया। किलोखरी क्या था? तो किलोखरी का जो निर्माण था वो कैकुबाद ने करवाया था। किलोखरी का निर्माण कौन करवाया था? कैकुबाद ने करवाया था, जो कि दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसका मकसद था कि दिल्ली की जनता को प्रसन्न रखना है। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो दिल्ली की जनता के प्रति उदार नीति अपनाया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने एक ईरानी फ़कीर था ईरानी फ़कीर सिद्दी मौला को क्या करवाया? हाथी से कुचलवा दिया था। ठीक है, क्या किया था? हाथी से कुचलवा दिया था। ईरानी फ़कीर थे सिद्दी मौला, उनको हाथी से कुचलवा दिया था। ठीक है, बलबन का भतीजा मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। बलबन का जो भतीजा था मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। ठीक है, मलिक छज्जू जो था कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद का सूबेदार था, जिसे हराकर अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का जो विवाह है उलुग खां से करवाया। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह उलुग खां से करवाया। ठीक है, उलुग खां चंगेज खां का नाती था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया? उलुग खां से। उलुग खां कौन था? तो चंगेज खां का नाती था। ठीक है, इसने जलालुद्दीन खिलजी के समक्ष 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म कबूल किया था और दिल्ली के आसपास बस गए, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में बन सकता है, फैक्ट बड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कडमनीपुर 1296 ईस्वी में हत्या कर देता है। कडमनीपुर में 1296 ईस्वी में क्या करता है? हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? तो ये भतीजा था, भतीजा और दामाद दोनों था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? चलिए तो यहाँ ध्यान रख लेंगे, यहाँ बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसका अगर वास्तविक नाम की बात करें, यहाँ लिखा नहीं गया है, तो इसका अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम इसका क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरसाप्त। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसके पिता का नाम बताएं तो इसका पिता का नाम क्या था? शहाबुद्दीन खिलजी। ठीक है, शहाबुद्दीन खिलजी इसके पिता का नाम था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? तो ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था। ठीक है, यह जो है खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ। खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ। ठीक है, दूसरा शासक हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके
यानी अपने ससुर, चाचा एवं ससुर की हत्या करके, चाचा और ससुर दोनों एक ही थे, जलालुद्दीन खिलजी, इसने अपने चाचा ससुर की हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसका राज्याभिषेक जो है, इसका राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है? तो इसका राज्याभिषेक किया जाता है बलवन के लाल महल, जो कि दिल्ली के आसपास में था, दिल्ली के आसपास में था। ठीक है, कहाँ था? दिल्ली के आसपास में था, तो ध्यान रखेंगे। इसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया? तो बलवन के लाल महल दिल्ली के आसपास में था। कहाँ था? दिल्ली के आसपास में था। ठीक है, लेखक बर्नी के अनुसार कहा जाता है कि अभी सुल्तान के माथे से खून ही टपक रहा था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। तो लेखक बर्नी के अनुसार, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेखक बर्नी के अनुसार अभी सुल्तान के माथे से खून ही टपक रहा था और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो है सिरी, दिल्ली के आसपास को बनाया ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, तो इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो सिरी कहाँ है? तो सिरी अवस्थित है। सिरी कहाँ अवस्थित है? तो सिरी अवस्थित है कहाँ? तो सिरी जो कि दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके। मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण और अंतिम आक्रमण इसी अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर की तरह ही ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? विश्व विजेता ये भी बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन इसे सिकंदर द्वितीय, सिकंदरे सानी कहा गया, सिकंदरे सानी कहा गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक धर्म को भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन काजी अल उल मुल्क ने कहा कि नया धर्म स्थापना करने का काम जो है काजी का है, सुल्तान का नहीं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह इरादा को छोड़ दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बलवन की तरह ही क्या करता है? लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता है। बलवन की तरह ही ये क्या करता है? लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है। ठीक है, इसने एकता प्रथा को बंद करके इसने सैनिकों को नगद भुगतान देने की शुरुआत की। इसने एकता प्रथा को ख़त्म करके सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? एकता प्रथा को ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद क्या करता है? ये सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करता है। ठीक है, एकता प्रथा को चालू कौन किया था? तो एकता प्रथा को चालू इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जिसमें सैनिकों को वेतन के बदले ज़मीन यानी भूमि को प्रदान किया जाता था। ठीक है, इसने अपनी शासनकाल में शराब, गांजा, भांग, जुआ, अन्य नशीली पदार्थ के प्रयोग पर रोक लगा दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का अब जानते हैं विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी समाजवादी शासक था, जिसने अपना साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विस्तार किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के लिए प्रत्यक्ष नीति अपनाया, जबकि दक्षिण भारत के लिए अप्रत्यक्ष नीति को अपनाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान में दो भागों में बांटा गया। पहला उत्तर भारत का विजय अभियान, जो कि उलुग खां एवं नुसरत खां के द्वारा सहयोग से जीता गया, और दक्षिण भारत का विजय अभियान, जो कि मलिक कफूर एक था, ये हिजड़ा।
ठीक है, इसके सहयोग से जीता गया। अब आते हैं बारी बारी से जानते हैं उत्तर भारत के अंतर्गत जीता गया क्षेत्र। तो पहला आ जाता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान 1298 में किया जाता है। और यह जो अलाउद्दीन खिलजी का जो है पहला अभियान था जो कि विजयी रहा। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक उलुग खां और नुसरत खां से जीता, के नेतृत्व में जीता। ठीक है। उस समय गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्णदेव। उस समय गुजरात का शासक कौन था? राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव पराजित हुआ और अपनी पुत्री के साथ यादव वंश के राजा रामचंद्रन के यहाँ आश्रय ले लेता है। ठीक है। राजा कर्णदेव की पत्नी जो कि कमला देवी के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ठीक है। नुसरत खां ने यहीं से एक हिंदू हिजरा जो कि बाद में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। तो इसका कितने दिनार में खरीदा था? तो इसे खरीदा गया था 1000 दिनार में। यहाँ 10,000 लिखा है लेकिन 10,000 नहीं होगा, 1000 दिनार होगा। तो 1000 दिनार में खरीदा गया मलिक कफूर जो कि एक हिजरा था, हिंदू था। बाद में इसका धर्म परिवर्तन मुसलमान में कर दिया गया। ठीक है। खरीदकर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया गया जो बाद में मलिक कफूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर अभियान। जौसल लिखा हुआ है लेकिन जैसलमेर अभियान होगा। ठीक है। तो यहाँ का शासक कौन थे? दद्दू। यहाँ का शासक कौन थे? दद्दू थे। ठीक है। यहाँ के शासक दद्दू थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां एवं उलुग खां के सहयोग से जीत लिया। ठीक है। अब आ जाते हैं रणथंभौर का आक्रमण। रणथंभौर का आक्रमण, यहाँ का शासक कौन थे? तो यहाँ का शासक थे हमीर देव। यहाँ का शासक कौन थे? हमीर देव। ठीक है। यह युद्ध उलुग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में लड़ा गया। ठीक है। इस युद्ध में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां जो है मारा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद छल करके हामिर देव के एक मंत्री था। इस मंत्री का नाम क्या था? तो रनमल था। इसको लोभ देकर फंसा लिया और युद्ध में जीत हासिल कर ली। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को अपने सेनानायक उल्लू खां के जिम्मे सौंप देता है। ठीक है। यहाँ गिरफ्तार नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को अपने सेनानायक उलुग खां के जिम्मे सौंप देता है। आगे बढ़ते हैं। हमीर देव के किले में रहने वाली सभी स्त्री पुरुष ने हार के बाद जौहर कर लिया, अपने आप को जला लिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का आक्रमण। चित्तौड़ का आक्रमण कब किया जाता है? तो 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ का आक्रमण कब किया जाता है? 1303 ईस्वी में। ठीक है। चित्तौड़ जो कि मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ जो कि मेवाड़ की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है। तो चित्तौड़ क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी। ठीक है। यहाँ का राजा कौन थे? यहाँ के शासक कौन थे? राजा रतन सिंह। यहाँ के शासक कौन थे? राजा रतन सिंह यहाँ के शासक थे। ठीक है। यहाँ के शासक कौन थे? राजा रतन सिंह यहाँ के शासक थे। ध्यान रखेंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के आक्रमण पर से संबंधित। तो चित्तौड़गढ़ की बात कर लें। यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा थे, मेवाड़ के राजा कौन थे? तो राणा रतन सिंह। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक है। चित्तौड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ थी। ठीक है। राणा रतन सिंह की जो एक महारानी थी, मतलब रानी थी पद्मावती, जो कि अत्यंत बेहद सुंदर थी। और पद्मावती की सुंदरता, यहाँ सुंदरता लिखा हुआ है, सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। राणा रतन सिंह के पराजय के बाद रानी पद्मावती ने राजपूत महिलाओं के साथ क्या कर लेती है? और जौहर।
इसी आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह के दो वीर योद्धा गौरा और बादल वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। ये काफ़ी शक्तिशाली थे, ताकतवर सेनापति थे, ठीक है, गौरा और बादल। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अपने शासक पुत्र खिज्र खां को बनाया और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाता है और चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है, खिजराबाद रख देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रानी पद्मावती, पद्मिनी, ठीक है। रानी पद्मावती कौन थी, तो सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में अवस्थित है, यहाँ के राजा गंधर्व सेन एवं चंपावती की पुत्री थी। पद्मावती सिंहल द्वीप, पद्मावती जो थी सिंहल द्वीप जो कि श्रीलंका में अवस्थित है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन एवं चंपावती की पुत्री थी। पद्मावती का जो विवाह होता है स्वयंवर के द्वारा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ होता है, ठीक है। रतन सिंह का अन्य नाम क्या हो जाता है, तो रतन सिंह का अन्य नाम में आ जाता है, रतन सिंह का अन्य नाम क्या हो जाता है, तो राणा रतन सिंह, रतन सेन, रावल रतन सिंह। तो ध्यान रखेंगे, रतन सिंह के दरबार में गौरा और बादल नाम के दो योद्धा रहते थे। बादल और गौरा जो कि भतीजा था इनका। पद्मावती अत्यंत सुंदर एवं सुंदरता पर मोहित होकर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने हेतु चित्तौड़ पर आक्रमण किया, लेकिन पद्मावती ने क्या की, जौहर कर ली। अलाउद्दीन खिलजी का सपना चूर चूर ही हो गया। मलिक मोहम्मद का एक बुक है रानी पद्मावती पुस्तक में रानी पद्मावती को नायिका बनाकर 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक पुस्तक की रचना करते हैं। यह पुस्तक अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। यह पुस्तक अवधी भाषा में लिखा गया यह एक महाकाव्य है। मलिक मोहम्मद जैसी 1477 से 1540 ईस्वी तक शेर शाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। अभी आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का विजय अभियान का सूची जान लेते हैं। तो कौन कौन सा स्थान शासक किस किस वर्ष होता है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं गुजरात के शासक कौन थे। गुजरात अभियान में गुजरात के शासक कौन थे, कर्णदेव। कब किया गया, 1298 में। यहाँ नेतृत्व कौन किया आक्रमणकर्ता, तो अलाउद्दीन खिलजी का दो सेनापति उलूग खां और नुसरत खां, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के शासक कौन थे, तो जैसलमेर के शासक दद्दू या दद्द कह सकते हैं। 1299 में हमला किया गया उलूग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में, ठीक है। रणथंभौर का युद्ध, यहाँ के राजा कौन थे, हमीर देव थे। 1301 से 1303 ईस्वी लमसम में किया गया। और यहाँ नेतृत्व कौन किया, उलूग खां और नुसरत खां ने नेतृत्व किया, ठीक है। चित्तौड़ पर राजा रतन सिंह राजा थे। 1303 ईस्वी में किया गया हमला और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को नेतृत्व किया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मालवा के शासक कौन थे, महलक देव, जो कि 1305 ईस्वी में किया गया। यहाँ से नेतृत्व कौन किया अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, तो आयानुमुल्क मुल्तानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिवान की बात करें तो यहाँ के राजा कौन थे, सीतक देव। 1308 ईस्वी में किया गया। यहाँ नेतृत्व कौन किए, कमालुद्दीन कुर्ग। जलौर का राजा कौन थे, कान्हड़ देव। 1311 ईस्वी में किया गया। यहाँ नेतृत्व कौन किए, कमालुद्दीन कुर्ग, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो यह नोट में ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा, और ये कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से के बेहद प्रेम करती थी। और कहा जाता है कि वीरम देव का जब सर कट गया तो उसे कटे शरीर को फिरोजा ने अपने पति मानकर क्या करती है, प्राण को त्याग देती है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत में जीता गया क्षेत्र, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में जीता गया क्षेत्र कौन सा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला आ जाता है देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ के शासक कौन थे, तो रामचंद्र
रामचंद्र देव जो कि यादव वंश से थे, 1307 ईस्वी में किया गया हमला। यहाँ नेतृत्व कौन किया? मलिक कपूर ने नेतृत्व किया। वारंगल, वारंगल जो कि तेलंगाना में अवस्थित है, यहाँ प्रताप रुद्र देव द्वितीय का शासनकाल था, काकतीय वंश का शासनकाल था। 1309 ईस्वी में 1309 ईस्वी में हमला किया गया। यहाँ हमला कौन किया? तो मलिक कपूर के द्वारा किया गया। तीसरा आ जाता है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र कहाँ का शासक था? कर्नाटक का। नहीं, द्वार समुद्र जो था जगह का नाम था, और यहाँ के राजा थे वीरदेव, होयसल वंश के राजा थे। 1310 ईस्वी में किया गया हमला और मलिक कफूर के द्वारा किया गया। मदुरई जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। मदुरई कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ के राजा कौन थे? वीर पांडे एवं सुंदर पांडे। 1311 ईस्वी में किया गया। यहाँ भी नेतृत्व मलिक कफूर के द्वारा किया गया और जीता भी गया। देवगिरी पर पुनर्विजय, फिर से दोबारा विजय किया गया है। इसमें पांडे वंश के शंकर देव थे, ठीक है। 1313 ईस्वी में किया गया मलिक कफूर के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव राय को राय रायन की उपाधि दिया था। क्या दिया था? देवगिरी के शासक रामचंद्रन को क्या, किस चीज का उपाधि दिया था? राय रायन की उपाधि दी थी, ठीक है। वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने क्या किया था? मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिससे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास कैसे आया ये कोहिनूर हीरा? तो मलिक कफूर के द्वारा लाया गया। कौन दिया था मलिक कफूर को? तो प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने दिया था, ठीक है। काकतीय वंश के राजा थे प्रताप रुद्र देव। पांडे की बात करें, पांडे भाइयों में सत्ता को लेकर आपसी मतभेद था। तो मलिक कफूर ने सुंदर पांडे को अपने सहयोग देकर उसे सत्ता सौंप दिया। मलिक कफूर ने रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु पर आक्रमण किया। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु पर आक्रमण किया, ठीक है। देवगिरी महाराष्ट्र के शासक रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था शंकर देव, वह शासक बनता है, जो अलाउद्दीन खिलजी का विरोधी था। शंकर देव को अलाउद्दीन खिलजी को नजराना देना, मैंने टैक्स देना बंद कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में मलिक कफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, ठीक है। मलिक कफूर ने शंकर देव की हत्या करके देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, अर्थात दक्षिण भारत या देवगिरी जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर की योग्यता को देखकर उसे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद मलिके नयाब की उपाधि दिया। क्या दिया? मलिके नयाब की उपाधि से नवाजा, ठीक है। राजा किसी का सगा नहीं होता, यह कथन किसका है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। आपसे पूछ सकता है कि राजा किसी का सगा संबंधी नहीं होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार में आ जाता है कौन कौन सा? तो अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार में आ जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा अस्थाई संगठन, सैन्य संगठन को बनाया, ठीक है। लेखक बर्नी के अनुसार इसके पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ा अस्थाई सैन्य संगठन को बनाया। बर्नी के अनुसार इसके पास लगभग 3 लाख सैनिक थे। लेखक फरिश्ता के अनुसार इसके पास लगभग 4,75,000 सैनिक थे। तो फरिश्ता के अनुसार 4,75,000, बर्नी के अनुसार लगभग 3 लाख। इसका सैनिक हजार, सैकड़ा एवं दहाई गुट में खान मलिक सिपहर के रूप में। तो यहाँ से डिटेल में जानते हैं इनका जो सैनिक था, सैनिक जो कि हजार क्या कहलाता था? खान कहलाता था। हजार क्या कहलाता था? हजार क्या कहलाता था? खान, ठीक है। हजार खान कहलाता था। और इसके बाद सैकड़ा जो है मलिक कहलाता था।
सैकड़ा मलिक कहलाता था। दहाई गुट जो है ये सिपहा साहकार कहलाता था, सिपहा साकार कहलाता था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सैनिक जो 1000 था उसे खान कहा जाता था, सैकड़ा जो था उसे मलिक कहा जाता था, और दहाई जो था सिपहा सरकार कहा जाता था। ठीक है, इसने 10,000 सैनिकों के टुकड़े को तुमन कहा। इसने 10,000 सैनिकों को टुकड़े को क्या कहा? तुमन कहा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। ठीक है, एक अश्व शक्ति एक अस्पा कहलाता था। एक अश्व शक्ति एक अस्पा को लगभग प्रतिवर्ष 234 टका वेतन दिया जाता था, जबकि दो अस्पा को 78 टका अधिक दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। सैनिक के पहचान के लिए इसने हुलिया प्रथा लिखने की शुरुआत की। ठीक है, ताकि कोई भी सैनिक अपने स्थान पर दूसरे सैनिक को भाड़े पर न भेज दे, इसलिए इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत की। घोड़ा दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। घोड़ा दागने का जो काम था, सैनिकों को हुलिया लिखने का काम था, एवं सेना में भर्ती करने का जो काम था, तो सैन्य अधिकारी का नाम क्या था? आरिज मुमलिक नाम से था। वही सेना में लोगों को भर्ती करता था। घोड़ा दागने की, हुलिया लिखने की, ये सारा कार्य किसके रहता था? तो आरिज मुमलिक के द्वारा किया जाता था। सैनिकों को वेतन राज्य कोष से दिया जाता था। पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? कोतवाल। न्याय का उच्चतम न्यायाधीश सुल्तान खुद होते थे, जबकि वरीद ए मुमलिक क्या कहलाते थे? गुप्तचर विभाग के अधिकारी होते थे। ठीक है, इनका बाजार नियंत्रक जो प्रणाली था काफ़ी बेहद लोकप्रिय था। तो ध्यान रखेंगे। अब शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रक प्रणाली था वो कैसे कैसे था, आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था, बाजार नियंत्रण प्रणाली में था क्या? तो बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बढ़ती कीमतों यानी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रक सिद्धांत को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसकी विशाल सेना थी एवं अन्य जन कल्याण तथा महंगाई पर रोक लगाना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण सिद्धांत बड़ी ही कठोरता से लागू करता था, क्योंकि कम तौलने वालों का क्या करता था? कम तौलने वालों के लिए शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना वो कम देता था। अच्छा नियम लग रहा था उस समय का। अधिक दाम बढ़ाने वालों पर कठोर सजा दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को विभिन्न वस्तुओं का दाम निश्चित कर रखा था। बाजार को नियंत्रित करने वाला अधिकारी दीवाने रियासत था, जिसका संबंध वाणिज्य मंत्रालय से था। ठीक है, बाजार का निरीक्षण करने वाला अधिकारी सहना ए मंडी कहलाता था। तराजू, वाट, नाप तौल एवं वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करने वाला अधिकारी वरीद था। ठीक है, बाजार का गुप्तचर अधिकारी मुन हियान कहलाता था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मुन हियान कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार का प्रकार था मंडी, गल्ला, अनाजों, मंडी होता था जो कि अनाजों का क्रय विक्रय करता था। सराय ए अदल क्या था? कपड़ा एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। अन्य वस्तुओं के अंतर्गत चीनी, घी,
मेवा, घोड़ा, खच्चर, दास दासी का बाजार था। ठीक है। उस समय बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश का बाजार सबसे बड़ा बाजार था। मुल्तान के व्यापारी कपड़ा का सबसे अच्छा होता था, सबसे अच्छा कपड़ा होता था मुल्तान के व्यापारियों का। व्यापारियों की क्षतिपूर्ति का वहन खुद सुल्तान करता था। राशन प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार प्रणाली की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। अब आगे इसका कथन है अलाउद्दीन खिलजी का कि मैं एक ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर हो, चाहे वह शरीयत में हो अथवा न हो। ये अलाउद्दीन खिलजी का कहा गया कुछ कथन है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ प्रशासनिक सुधार में जान लेते हैं। सुल्तान बनते ही इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी करता है। 4 अध्यादेश कौन कौन से जारी करता है? तो पहला संपत्ति जब्तीकरण, संपत्ति जब्तीकरण की शुरुआत करता है। दूसरा सामूहिक मेल मिलाप पाबंदी। तीसरा शराबबंदी को लागू कर देता है। चौथा गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार। अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नया कर लगाया। घरी कर जो कि मकान पर कर लगाया जाता, टैक्स लगाया जाता था। दूसरा चरी कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापने के लिए विसवा इकाई का प्रयोग किया। विसवा इकाई का प्रयोग किया। ठीक है। किसका प्रयोग किया? अलाउद्दीन खिलजी ने विसवा इकाई का प्रयोग किया। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, विसवा इकाई का प्रयोग किया। इसी के आधार पर लगान वसूलना किया गया। ठीक है। इसने भू राजस्व पर 50% 1/2 भाग लगाया। ठीक है। 1/2 भाग लगाया। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ 1/2 लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी गैर खालसा भूमि कौन था? तो गैर खालसा भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित किया। खालसा भूमि वह भूमि थी जो सुल्तान के अधीन था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने खम्भ जो है, क्या बोलते हैं? खम्भ या खम्भ लिखा है, खम्भ यानी लूटपाट के माल के बंटवारे को परिवर्तित कर दिया। इसने 80% मतलब 80% यानी 4/4 भाग, मतलब कि 4/5 भाग क्या किया? तो राज्य के लिए परिवर्तन कर दिया। ठीक है। किसके लिए? राज्य के लिए परिवर्तन कर दिया। ठीक है। एवं 20% सैनिकों को दिया। 20% किसको दिया? सैनिकों के लिए 20% रखा। ठीक है। इसने मुसलमानों को जकात कर लगाया, जबकि गैर मुसलमानों पर जजिया कर को लगाया। मुसलमानों पर जकात कर के रूप में 2.5% था। संपत्ति का 40वां भाग लगाया। और इसने सिंचाई पर 20% 1/5 भाग भी लगाया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की वसूली के लिए दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना करता है। दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना करता है। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्रालय का 4 स्तंभ। तो अलाउद्दीन खिलजी के मंत्रालय का 4 स्तंभ: दीवाने विजारत जो कि मुख्यमंत्री होता था। ठीक है। दीवाने आरीन जो कि सैन्य अधिकारी होता था। दीवाने ईसा जो कि शाही घोषणाओं का पत्र का लेन देन करता था। ठीक है। शाही घोषणा एवं पत्र का लेन देन करता था। चौथा दीवाने रसालत जो कि विदेश मंत्रालय था। ठीक है। 2 नया विभाग को इसने स्थापित किया था। दीवाने रियासत जो कि वाणिज्य मंत्रालय था। दीवाने मुक्त खराज जो कि राजस्व विभाग था। ठीक है। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन को अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक ख्वाजिनुल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता, पृथ्वी के शासकों का
शासकों का सुल्तान, युग का सुल्तान, जनता का चारवाहा कहकर संबोधित किया है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक निर्माण, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हौज ए अलाई, हजार खंभा वाला महल, और इसके बाद जमात मस्जिद जो कि दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था जफर, सेना नायक जो था जफर खां, मंगोलों का अभिशाप कहा जाता है, मंगोलों का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जलो उदर रोग यानी हैजा रोग के कारण हो जाती है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का परमिट स्वीकृति दिया, जारी करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसे परवाना नवीस कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं पर परमिट जारी करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता है, जिसे परवाना नवीस कहा जाता है। ठीक है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने खिलजी को कहा था, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं। ठीक है। इसका कुछ इम्पोर्टेंट, ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलना, मतलब कि निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया इनसे नहीं मिलना चाहते थे। ठीक है। इसलिए इस पर एक कथन कहा गया है। जफर खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का अभिन्न मित्र था, जिसे रुस्तम कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का एक अभिन्न मित्र था, जिसे रुस्तम भी कहा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलौढ़ के राजा कान्हड़ देव के युद्ध के विरुद्ध में अपने महल की नौकरानी गुले बसीहत को सेनाध्यक्ष बनाकर भेजा। स्त्री कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव के मृत्यु का कारण बनी। ये स्त्री कौन बनी? मृत्यु का कारण कान्हड़ देव के पुत्र को मार दी है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के राजा कान्हड़ देव के युद्ध के विरुद्ध में अपने महल की नौकरानी गुले वहिस्त को सेनाध्यक्ष बनाकर भेज देती है, और यह स्त्री क्या करती है? कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव को मार देती है। अलाउद्दीन खिलजी आर्थिक नीति, बाजार नीति के विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में मिलता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला शासक की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शाहबुद्दीन उमर, इसका शासनकाल रहा 1316 ईस्वी, मात्र 35 दिनों का इसका शासनकाल रहा। ठीक है। मलिक कफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाबालिग पुत्र शाहबुद्दीन उमर को 5 से 6 वर्ष की आयु में उत्तराधिकारी बनाया। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के अन्य पुत्रों को बंदी बना दिया, बंदी बनाकर अंधा करवा देता है। ठीक है। तो मलिक कफूर की हत्या मुबारक खिलजी ने करवा दिया एवं शाहबुद्दीन उमर को गद्दी से हटाकर अंधा करवा दिया। मुबारक खिलजी। ठीक है। तो मुबारक खिलजी, अब अगला शासक आ जाता है। मुबारक खिलजी की बात करें तो इसका शासनकाल 1316 से कब तक रहता है? 1320 ईस्वी तक। ठीक है। पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था। यह मलिक कफूर की हत्या 1316 ईस्वी में दिल्ली में करवाकर दिल्ली का सुल्तान बनता है। सुल्तान बनते ही इसने अलाउद्दीन खिलजी के सारे नियम कानून को समाप्त कर देता है। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को खत्म कर देता है, कैदियों को रिहा कर देता है, लोगों को जो मन करे वो करने दिया जाता है। दिल्ली की जनता इससे काफ़ी खुश हुई, और इसके बाद इसने अपने आप को क्या घोषित कर लेता है? खलीफा घोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? खलीफा घोषित, कि हम ही खलीफा हैं। लेखक बर्नी के अनुसार मुबारक खिलजी जो है कभी कभी स्त्री का वस्त्र पहनकर चाहे नंगे राज दरबार में दौड़ा करता था, पगला। 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को बाजी खुसरो ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दिया और खुद को सुल्तान घोषित कर लेता है। नासिर उद्दीन खुसरो की बात करें तो इसका शासनकाल 1320 में अप्रैल से मात्र सितंबर तक का ही रहा।
यह एक भारतीय हिंदू था, इसने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो खां, यह हिंदू था और इस्लाम धर्म को कबूल किया था। यह खिलजी वंश का जो था अंतिम शासक था, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। यह पहला भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा। पहला भारतीय मतलब भारत से ही बना था, लेकिन पहले ये क्या था, हिंदू था। ठीक है, इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित करता है, ये और बड़ा है। इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित करता है। ठीक है, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर देता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा और स्थापना करता है तुगलक वंश का। तो यहाँ से आपके खिलजी वंश की समाप्ति होती है। खुसरो खां को मुसलमानों का शत्रु कहा जाता है। खुसरो खां को जो इसे मुसलमानों का शत्रु कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। आइए तुगलक वंश में जानते हैं। तो तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से 1440 ईस्वी तक, लगभग 120 वर्षों तक रहा ये शासनकाल इसका। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल इसी वंश का था। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था। इस वंश का प्रथम जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक था एवं अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ठीक है, इस वंश में टोटल 8 शासक हुए हैं, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक लगभग प्रमुख योग्य शासक हुए। तुगलक वंश के 9 शासकों का क्रम जान लेते हैं। तो तुगलक वंश के 9 शासकों के बारे में जानते हैं। पहला गयासुद्दीन तुगलक, कौन हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा फिरोज शाह तुगलक। चौथा गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। पांचवा अबू बकर। छठा हो जाता है मोहम्मद शाह। सातवां हो जाता है अताउद्दीन सिकंदर। आठवां नुसरत खां। नौवां हो जाता है नसीर मोहम्मद शाह। इसका ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गया एमबीटी का दिमाग फिर गया और अब मुंह से ऑलवेज नाश्ता करके पक गया। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अताउद्दीन सिकंदर, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद नुसरत शाह। चलिए अब आ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1320 से 1325, मात्र 5 वर्षों का रहा। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। इसका वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। तुगलक वंश का ये संस्थापक हुआ। ठीक है, यह कड़ौना जनजाति का तुर्क था। यह कड़ौना जनजाति का, कोरोना नहीं, कड़ौना जनजाति का तुर्क था। ठीक है, इसने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत कहाँ से करता है, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, वहाँ से ये सैन्य जीवन को शुरुआत करता है। ठीक है, इसने 29 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे मलिके गाजी के नाम से कहा जाता है। 29 बार, 1-2 बार नहीं, 29 बार इसने मंगोलों को पराजित किया, इसलिए इसे मलिके गाजी कहा गया। गाजी का अर्थ क्या होता है, तो गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। ठीक है, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसका आदर्श डाक व्यवस्था इसने आदर्श डाक व्यवस्था की शुरुआत की इसने आदर्श डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा को पुनर्जीवित किया, मतलब फिर से लागू करवाया। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लेखक बर्नी के अनुसार कहा जाता है कि सैनिकों के साथ ये पुत्रवत व्यवहार करता था, पुत्र के जैसा बिहेव करता था। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट में बन सकते हैं। इसने सिंचाई व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया, नहरों का भी काफ़ी निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान यही बना। कौन,
गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने के साथ ही दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान कौन कहलाया? गाजी मलिक। ठीक है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक। इसने सभी अमीरों की जमीन को वापस कर दिया जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब्त कर लिया था। ठीक है, इसने वीरान बंजर भूमि को कृषि लायक बनाया और उस पर बाग का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए, इसने किसानों पर लगाए गए कर के भार को कम कर दिया। किसानों पर लगाया जो टैक्स का जो भार था, इसने 1/10 से 1/12 भाग वसूलने का 1/10 से 1/12 भाग करने का मन बनाया। ठीक है, इसने सड़कों और पुलों का काफ़ी निर्माण भी करवाया। 1321 इसमें वारंगल तेलंगाना को जीतकर उसने सुल्तानपुर नाम रख दिया। वारंगल को जीत करके इसका नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर। और उस समय वारंगल का शासक कौन था? रुद्रदेव प्रताप द्वितीय। ठीक है, उस समय वारंगल का शासक कौन था? रुद्रदेव प्रताप द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के आसपास तुगलकाबाद नाम से एक शहर को बसाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के आसपास तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया जहां रोमन शैली में 56 कोट तुर्क बनाया। ठीक है, 1324 ईस्वी में बंगाल को जीता और बंगाल अभियान के दौरान ही इसकी क्या हो जाती है? 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में था। ठीक है, अब आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी, लगभग 25-26 साल तक। इसका मूल नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? तो इसका मूल नाम था जूना खां। और अन्य नाम क्या था? उलुग खां। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जॉन खां दुनिया का खान कहा गया है। यह जानकारी राजमुंदरी के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? तो राजमुंदरी के अभिलेख से मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जॉन खां दुनिया का खान कहा गया है, यह जानकारी राजमुंदरी के अभिलेख से उल्लेखित है। ठीक है, सबसे विवादास्पद सुल्तान के रूप में ये जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान के रूप में जाना जाता है। पागल सुल्तान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मनियारों का राजकुमार कहलाता है। सनकी सुल्तान के रूप में कहलाता है। स्वप्नशील सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान कहा जाता है। जूना खां गयासुद्दीन तुगलक का ये बड़ा बेटा था, जूना खां। ठीक है, 1325 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के नाम से बनता है। ठीक है, शुरुआत में इसका राज्याभिषेक तुगलकाबाद में होता है। कहाँ होता है? तुगलकाबाद में होता है। ठीक है, 40 दिन के बाद यह बलवन के राजमहल में फिर से दोबारा होता है इसका राज्याभिषेक। ठीक है, यह दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था। इसने फारसी, अरबी, गणित, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, तुर्क शास्त्र, औषधि विज्ञान आदि विषयों पर महारत हासिल था इसका। एमबीटी दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान हुआ जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष रखता था। ठीक है, इसने मुसलमानों के साथ हिंदुओं का भी अधिकार दिया। यह हिंदुओं का त्यौहार होली, दिवाली भी मनाता था। यह मथुरा के केशव मंदिर भगवान श्री कृष्ण की मंदिर की भी यात्रा किया था। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे जाने वाला यह पहला सुल्तान था। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में जाने वाला यह क्या था? पहला सुल्तान था। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर के भी यह यात्रा किया था। ठीक है, जैन विद्वान राजशेखर एवं जैन प्रभासुरी के साथ वाद विवाद तुर्क शास्त्रार्थ भी किया था। ठीक है, तो आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे। जैन विद्वान राजशेखर एवं जीन प्रभासुरी के साथ एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने वाद विवाद, तर्कशास्त्र,
तुर्क नहीं होगा, तर्क शास्त्र होगा। तो तर्क शास्त्र किया था। इसी के शासनकाल में चीन के सम्राट तोगन तुमुक ने राजदूत फिरादयो को भारत भेजा था। ठीक है, तो तोगन तुमुक जो कि चीन का सम्राट था, इसने फिरादयो को भारत का राजदूत बना करके भेजा था ताकि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मंदिर को मरम्मत किया जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1333 ईस्वी में इबन शासनकाल में ही इबन बतूता का आगमन होता है। इबन बतूता एक यात्री था। इबन बतूता उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज दरबार में इबन बतूता को काजी नियुक्त किया, नियम कानून जानने वाला व्यक्ति नियुक्त किया। ठीक है, एमबीटी ने इबन बतूता को राजदूत बना करके चीन भेजा। ठीक है, राजदूत बना करके कहाँ भेजा? तो चीन भेज दिया। ठीक है, इबन बतूता ने रेहला जो कि सफ़र नामक पुस्तक रचना किया। ठीक है, जिसमें यात्रा वृत्तांत का उल्लेख मिलता है। इबन बतूता ने इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शुरू का नाम मौलाना गयासुद्दीन था। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम, यहाँ शुरू लिखा हुआ है, शुरू नहीं होगा, यहाँ गुरु होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम था मौलाना गयासुद्दीन था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसे नायाब के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान में सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार एमबीटी के शासनकाल में ही हुआ था। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। 23 प्रांतों में एमबीटी का शासनकाल था, क्षेत्र विस्तार था। ठीक है, 1326 से 1327 ईस्वी में एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से परिवर्तन कर देवगिरी महाराष्ट्र को बनाया और इसके बाद देवगिरी का जो नाम है, नाम बदल करके क्या करता है? दौलताबाद रखता है। 1335 ईस्वी में एमबीटी ने फिर पुनः परिवर्तन करके दौलताबाद से दिल्ली को राजधानी बनाता है। एमबीटी ने कृषि सुधार करने हेतु एक नए विभाग की स्थापना की थी, दीवाने को ही। क्या किया था? दीवाने को ही की स्थापना की थी। एमबीटी सुलेखन कला में निपुण था। एमबीटी जो था सुलेखन कला में क्या था? निपुण था। ठीक है, क्या था? निपुण था। इसने ईसा-ए महरू नामक पुस्तक की रचना की। ईसा-ए महरू नामक पुस्तक की क्या की? रचना किया। ठीक है, ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है, इसने दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया। तो आपसे पूछा जा सकता है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन बनवाया? तो ये बनवाया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। ठीक है, एमबीटी के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। 1347 ईस्वी में हसन गंगू जो कि अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक आक्रमण जो था एमबीटी ने ही किया था। एमबीटी का जो असफल कुछ योजना था उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया था। दोआब क्षेत्र यानी दो नदियों के बीच की भूमि के क्षेत्र में यह क्या किया था? कर में परिवर्तन कर दिया था, यानी वृद्धि कर दिया था। दूसरा, राजधानी परिवर्तन किया। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया। ठीक है, चौथा, खुरासन अफगानिस्तान एवं कराचिल हिमाचल प्रदेश अभियान रहा जो कि असफल रहा। इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के असफलताओं का बादशाह विरोधों का मिश्रण एवं धनमानों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। इतिहासकारों के अनुसार एमबीटी को असफलताओं का बादशाह, विरोधों का मिश्रण एवं धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक को
की मृत्यु गुजरात विद्रोह के दौरान सिंध के थट्टा नामक स्थान पर बुखार लगने के कारण हो जाती है। ठीक है, तो इसके मृत्यु पर बदायूं ने एक कथन कहा था, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से अंततः मुक्ति मिल गई। देखिए ये क्या कहा गया, ये कितने बड़े शब्दों में कहा गया है। चलिए अब आगे जान जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक का पिता का नाम था मलिक रजब। मलिक रजब इसके पिता का नाम था। गयासुद्दीन तुगलक का ये भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का ये चाचा था। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसकी माता की बात करें तो बीबी नैला थी। ये कौन थी? राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। ठीक है, यह एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। तो ध्यान रख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में यह नायाब था। क्या था? नायाब था। तुगलक वंश का यह तीसरा शासक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद पश्चात यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसका राज्याभिषेक पहली बार थट्टा में होता है, दूसरी बार दिल्ली में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को दिया गया ऋण को माफ़ कर देता है। ठीक है, तो एमबीटी के द्वारा किसानों को दिया गया माफ़ को ये ऋण को क्या करता है? माफ़ करता है। ठीक है, 24 प्रकार के करों को ये समाप्त कर देता है। 24 प्रकार की ये कर थे, इसे समाप्त कर देता है। केवल 4 प्रकार के ही कर को रहने देता है, खराज, खम्स, ज़कात, जजिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, खराज किस पर था? तो भूमि कर पे था। खस में किस में था? तो लूटा गया धन पर था, युद्ध में लूटा गया धन पर था। और जाकात किसरे पर था? तो मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था। जजिया किस पर था? तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर को लगाया। ये बात आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट में जाते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया। इससे पहले किसी सुल्तान ने जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया प्रमुख कार्य, इसने क्या किया? इन्होंने हक ए सर्व हासिल ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। हासिल ए सर्व नामक सिंचाई कर को लगाया। ठीक है, हरियाणा के 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाता है। हरियाणा क्षेत्र में 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाता है। इसलिए इसे नहरे साहिब के नाम से जाना जाता है। नहरे साहिब के नाम से जाना जाता है। इसने लगभग 1200 बगीचा का निर्माण करवाया। हुलिया और दाग प्रथा को लागू नहीं किया ये, अर्थात इसने घूसखोरी को बढ़ावा दिया। इसने सबसे अधिक दास 1,80,000 दासों को पनाह देता है, आश्रय देता है। ठीक है, इसने अस्पताल बनवाया और पोस्टमार्टम सब की जांच की व्यवस्था को चालू करवाया। इसने गरीबों के लिए लंगर व्यवस्था, आपसे पूछा जा सकता है, लंगर व्यवस्था की शुरुआत करवाया। इसने दीवान ए बंदगान दासों का विभाग की स्थापना करवाया। ठीक है, दासों का विभाग की स्थापना करवाया। इसने जल घड़ी का आविष्कार किया। ठीक है, इसने जल घड़ी का आविष्कार करवाया। ठीक है, यह किया। इसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर एवं पुरी के उड़ीसा मतलब जगन्नाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के श्री कृष्ण भगवान बलराम सुभद्रा की प्रतिमा है। इसने ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 ग्रंथों को लाया और कुछ ग्रंथों को फारसी में अनुवाद दलियाद ए फिरोज शाही के नाम से करवाया। ठीक है, इसने दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना करवाया। इसने कर प्रणाली को शरीयत कुरान के आधार पर ही लगाया। इसने सभी बात इससे जो है
इसने कर प्रणाली को शरिया के अनुसार लगाया। इसने सभी भर्तियों को, यहाँ भारतीयों नहीं, ये भर्तियों लिखा हुआ है, यहाँ इसने क्या किया, सभी भर्तियों को वंशानुगत बना दिया। ठीक है। सेनाओं को जागीर यानी जमीन देने के लिए प्रारंभ किया। ठीक है। अशोक के द्वारा निर्मित टोपरा पंजाब एवं मेरठ उत्तर प्रदेश स्तंभ को कहाँ लेकर के चला आया, तो ये दिल्ली में लेकर के चला आया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग बसाया। दिल्ली में इसने फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग को बसाया। ठीक है। इसने लगभग 300 नए नगर को बसाया। अपने भाई जूना खां यानी एमबीटी के नाम पर जौनपुर नामक शहर को बसाया। ठीक है। बंगाल की राजधानी पंडुआ का नाम बदलकर इसने फिरोजाबाद रखा। तो इसने बंगाल की राजधानी पंडुआ का नाम बदलकर फिरोजाबाद रख दिया। ठीक है। बर्नी और आसिफ नामक इतिहासकार इसी के दरबार में रहते थे। बर्नी और आसिफ नामक इतिहासकार इसी के दरबार में रहते थे। फतुहात ए फिरोज शाही नामक इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। फतुहात ए फिरोज शाही नामक इसने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है। इसे आद्रा एवं भीख नामक चांदी एवं तांबे से मिश्रण से बने चांदी के सिक्के को चलवाया। ठीक है। एलिफिस्टन नामक अंग्रेज इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को कहा था। एलिफिस्टन नामक इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को कहा था, सल्तनत काल का अकबर यही है। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है। इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को धर्मार्ध यानी असहिष्णु शासक कहा है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी निरंकुश शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को कल्याणकारी एवं निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यह संगीत प्रेमी शासक था, मतलब संगीत प्रिय शासक था। ठीक है। इसने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को 1360 ईस्वी में ध्वस्त किया और 1361 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के नागरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार नगर को बसाया। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। फिरोज शाह कोटला नामक स्थान कहाँ है, तो दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय ही दीवान ए इतिकाक पेंशन विभाग की स्थापना की गई। दीवान ए इतिकाक पेंशन विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश के जो शासक हुए वे सब अयोग्य थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद ये जो भी शासक हुए, इसके बाद तुगलक वंश के शासक हुए, सब अयोग्य थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका पुत्र तुगलक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के शासनकाल में दरबार में षड्यंत्र का अखाड़ा बन चुका था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय 17 सितंबर 1398 ईस्वी को तैमूर लंग्स ने आक्रमण किया था। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। धकरिया का युद्ध जो है, धकरिया का युद्ध तैमूर लंग्स से, धकरिया का युद्ध जो है तैमूर लंग्स से नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के मध्य हुआ। ठीक है। तैमूर लंग्स को खूंखार आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। तैमूर लंग्स को खूंखार आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। तैमूर लंग्स के डर से नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से गुजरात भाग गया था। ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे। इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि जगत का स्वामी का शासन दिल्ली की से पालम तक फैला था। ठीक है, इसी के शासनकाल में मलिक सवर नामक एक हिजड़ा था जो जैनपुर उत्तर प्रदेश को स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो इसके बारे में कथन कहा जाता है कि जगत का स्वामी शासन दिल्ली से पालम तक ही, मतलब दिल्ली से दिल्ली तक ही फैला रहा, एकदम छोटा सा एरिया फैल कर रह गया था। इसी के शासनकाल में मलिक सवर नामक हिजड़ा था जो कि जौनपुर में स्वतंत्र साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं सैयद वंश। सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का शासनकाल रहा 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश का शासनकाल रहा कब से कब तक? तो सैयद वंश का शासनकाल रहता है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसके संस्थापक की बात कर लें, तो इसके संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसका संस्थापक कौन था सैयद वंश का? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां जो था सैयद वंश का संस्थापक था। इस वंश ने लगभग 37 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, यह दिल्ली पर राज करने वाला इकलौता शिया मुसलमान था। यह दिल्ली पर राज करने वाला इकलौता शिया राजवंश था। इस वंश का जो प्रथम शासक हुआ खिज्र खां हुआ। ठीक है, कौन हुआ? खिज्र खां हुआ। इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। इस वंश का जो केवल शासक योग्य था वो खिज्र खां ही था, बाकी सब अयोग्य शासक था। सैयद वंश के शासकों का क्रम: पहला खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, तीसरा मुहम्मद शाह, चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो इसका ट्रिक है शादी में खैबे मामू आलू। तो शादी से खिज्र खां, खैबे से मुबारक खां, मामू से मुहम्मद शाह, आलू से अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो पहला शासक की बात कर लेते हैं खिज्र खां की। तो इसका शासनकाल रहा 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। यह सैयद वंश का संस्थापक था। यह तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, यह अपने आप को पैगंबर का वंशज कहा। यह अपने आप को क्या कहा? पैगंबर का वंशज कहता था। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे, यह अपने आप को पैगंबर का वंशज कहता था। तो ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यह अपने आप को सुल्तान नहीं समझता था बल्कि तैमूर लंग एवं तैमूर लंग का बेटा शाहरुख का उत्तराधिकारी कहता था। यह अपने आप को सुल्तान नहीं समझता था बल्कि तैमूर लंग एवं तैमूर लंग का बेटा शाहरुख का उत्तराधिकारी समझता था। ठीक है, उत्तराधिकारी कहता था। ठीक है, इसने रैयत आला जागीरदार की उपाधि धारण करता है। यह राजस्व की वसूली जो है खुद सैनिकों के साथ करता था। इसने जो सिक्के जारी किए उस पर तुगलक वंश के शासकों का नाम लिखवाया। इसके मृत्यु पर दिल्ली की जनता ने काला कपड़ा पहनकर शोक जताया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में बन सकता है किसकी मृत्यु पर? दिल्ली सल्तनत के किसके मृत्यु पर, किस सुल्तान की मृत्यु पर काला कपड़ा पहनकर दिल्ली की जनता ने शोक जताया था? तो खिज्र खां सैयद वंश का था ये। दूसरा बात कर लेते हैं मुबारक शाह, जो कि इसका शासनकाल रहा 1421 से 1434 ईस्वी तक। 1421 से 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। सैयद वंश का यह दूसरा शासक था। यह खिज्र खां का पुत्र था। इसने शाह की उपाधि धारण की थी।
इसने शाह की उपाधि धारण की थी। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नामक नामक जो है नगर को बसाया था। इसने यमुना नदी के किनारे मुबारक नगर नगर को बसाया था। ठीक है, इसके दरबार में यहिया सरहिंद नामक पुस्तक लिखी गई। इसके दरबार में यहिया सरहिंद नामक विद्वान रहते थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, हम आपको बताना चाहेंगे। इसके दरबार में यहिया नामक सरहिंद नामक जो है, यहिया नामक सरहिंद विद्वान रहा करते थे। ठीक है, विद्वान रहते थे, तो ध्यान रख लेंगे। यहिया सरहिंद ने तारीख मुबारक शाही, इनके द्वारा यहिया सरहिंद के द्वारा पुस्तक लिखा गया तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखा जाता है, जिसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, सैयद वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसकी हत्या जो है 1434 ईस्वी में एक षड्यंत्र के तहत कर दी जाती है। इसकी हत्या एक षड्यंत्र के तहत की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, मोहम्मद शाह की बात कर लेते हैं। मोहम्मद शाह की बात करें तो इसका शासनकाल रहा, मोहम्मद शाह की शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1434 से लेकर 1445 ईस्वी तक। 1434 से लेकर के 1445 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यह सैयद वंश का तीसरा शासक हुआ। सैयद वंश का तीसरा शासक हुआ। ठीक है, यह मुबारक शाह का भतीजा था। यह जो है मुबारक शाह का क्या था? भतीजा था। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल रहा, यहाँ साग लिखा हुआ है, शासनकाल होगा। शासनकाल 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। 1441 ईस्वी से लेकर के 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। यह सैयद वंश का चौथा एवं अंतिम शासक था। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम था अलाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन। ठीक है, यह दिल्ली की गद्दी पर आलम शाह के नाम से बैठता है। यह दिल्ली की गद्दी पर आलम शाह के नाम से बैठता है। इसने सुलेमान की उपाधि धारण किया था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बदायूं उत्तर प्रदेश को बनाया। नोट यहाँ ध्यान में रखेंगे, नोट में, कि अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1776 ईस्वी में बदायूं में हो गई। ठीक है, खिज्र खां को फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। खिज्र खां को फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का सुल्तान नियुक्त किया था। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तब अब आगे बढ़ जाते हैं, लोधी वंश में अब आ जाते हैं। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। हमने आपको पढ़ाया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लास्ट अब है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का शासनकाल रहा 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। इसका प्रथम शासक कौन था? बहलोल लोधी। इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। तो लोधी वंश की स्थापना जो है भारत में पहली बार अफगान राज्य के द्वारा की गई। अफगान राज्य की स्थापना की गई। लोधी वंश में भारत में प्रथम अफगान वंश, प्रथम पठान वंश के रूप में ये जाना जाता है। लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का 5वां एवं अंतिम वंश था। इसके बाद तो मुगल वंश का आगमन, बाबर का आगमन हो जाता है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे, मुगल वंश भी पढ़ेंगे। ये मध्यकालीन भारत, आपके जो भी टॉपिक है क्लियर हो जाएंगे, आप यहाँ तक जरूर समझ लेंगे।
मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग पढ़ा चुके हैं, प्राचीन भारत भी शुरुआत हो चुका है। तो आप इसे ध्यान से सब चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के शासकों का क्रम की बात करें तो लोधी वंश में शासकों का क्रम में पहला आ जाता है बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। दूसरा सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। तीसरा आ जाता है इब्राहिम लोधी, जिसका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलिए तो अब आगे आ जाते हैं बहलोल लोधी की बात कर लेते हैं। बहलोल लोधी की बात करें तो इसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। ठीक है, यह लोधी वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक था। दिल्ली की सत्ता पर बहलोल शाहगाजी के नाम से संभाला। यह दिल्ली की सत्ता जो है बहलोल शाहगाजी के नाम से संभाला। ठीक है, यह दिल्ली का सुल्तान 1451 ईस्वी में बन जाता है। ठीक है, यह दिल्ली के सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। यह दरबारियों के साथ कालीन यानी नीचे फर्श पे बैठा करता था। ठीक है, और ये अपने सरदारों को अपने समकक्ष जो है सम्मान देता था। ठीक है, यह अपने सरदारों को मकसदे ए आला यानी बेटा कहकर बुलाता था। ठीक है, बहलोल लोधी जो अफगानिस्तान के गिलजाई काबिल साहुलेख शाखा का प्रधान था। बहलोल लोधी जो था अफगानिस्तान के गिलजाई काबिला के साहुलेख शाखा का प्रधान था। बहलोल लोधी जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह को पराजित करके वहां के शासक अपने पुत्र बारबक शाह को बनाया। ठीक है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का के नाम से चांदी का सिक्का चलवाया। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्का के नाम से चांदी का सिक्का चलवाया। ठीक है, इसका अंतिम आक्रमण ग्वालियर में था और 1489 ईस्वी में 80 लाख टनका का उपहार दिया गया ग्वालियर के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर से लौटते समय बहलोल लोधी को रास्ते में ही जलाल नामक एक स्थान था, वहां बीमार पड़ गया और वहीं पर 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी का शासनकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। 1489 से 1517 ईस्वी तक का शासनकाल रहा है इसका। दिल्ली का सुल्तान बना 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। दिल्ली का सुल्तान बनता है 17 जुलाई 1489 ईस्वी को। 1492 ईस्वी में जौनपुर को जीत करके ये अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, अपने साम्राज्य में अधीन कर लेता है। 1494 ईस्वी में यह बिहार को जीतता है। 1494 ईस्वी में बिहार को जीतता है। इसके बाद 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया। तो आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर लोधी कौन सा ऐसा शासक था जो आगरा शहर को बसाया था, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। मृत्यु इसकी कब हो जाती है? 17 नवंबर 1517 ईस्वी को। यह लोधी वंश का दूसरा एवं सबसे योग्य शासक यही रहा। यह बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र था। इसकी माता हिंदू सोनारिन थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसका वास्तविक नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम था निजाम खां। इसका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। यह दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोधी के नाम से बैठता है। सिकंदर लोधी के नाम से बैठता है, लेकिन वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोधी को दिल्ली सल्तनत एवं अंतिम सर्वश्रेष्ठ योग्य शासक माना जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के शिक्षक का नाम जो था शेख हसन। सिकंदर लोधी के शिक्षक का क्या नाम था? शेख हसन। यह विद्वान शासक था और जो अपने चारों ओर 70 विद्वान को बैठाकर ज्ञान की बातें सुना करता था। ठीक है, इसने मुसलमान
मुस्लिम शिक्षा को भारत में बढ़िया करने के लिए ईरान के तुलंबा के दो विद्वान शेख अब्दुल्ला एवं शेख अजीउल्लाह को भारत बुलाया। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखा था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने फारसी में कविता लिखा था गुलरुखी के नाम से। ठीक है, फरंगे ए सिकंदरी इसी के शासनकाल में एक संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है फरंगे सिकंदरी क्या था, तो यह एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ जो कि फारसी भाषा में अनुवादित किया गया। इसी के संरक्षण में लज्जत ए सिकंदरी नामक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तक का फारसी अनुवाद किया गया। ठीक है, इसी के संरक्षण में लज्जत ए सिकंदरी नामक भारतीय शास्त्रीय संगीत पुस्तक फारसी अनुवाद में रचना की गई। ठीक है, गजे सिकंदरी नामक भूमि मापने का जो पैमाना था इसी ने शुरू किया था, जो कि 30 इंची का होता था। ठीक है, जौनपुर के शासक बाराबक को पराजित करके वहां की सत्ता को अपने अधीन कर लेता है। कौन? सिकंदर लोदी। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के युद्ध में हुसैन शाह शकी को पराजित करके सिकंदर लोदी ने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। ठीक है, इसने आगरा शहर को बसाया। 1504 ईस्वी में बादल किला बनवाया। आगरा को अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में बनाता है। आगरा को राजधानी बनाने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसने 1506 ईस्वी में कुतुब मीनार का मरम्मत करवाता है। ठीक है, आगरा का सिकंदरा नामक नामकरण जो है सिकंदर लोदी के नाम पे ही है। यहीं पर अकबर का भी मकबरा है। इसने जो है क्या किया, इसने अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद का वहाँ निर्माण करवाया। ठीक है, इसी ने नागरकोट हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। इसने मथुरा में यह अध्यादेश जारी किया कि कोई भी हिंदू यमुना नदी में स्नान नहीं करेगा और ना ही मुंडन करवाएगा। इसने हिंदू धर्म ब्राह्मणों पर जजिया कर पुनः लगाया। ठीक है, इसने मुहर्रम में तजिया निकालने पर रोक लगा दिया। तजिया निकालने पर क्या करवा दिया? रोक लगा दिया। इसने मुसलमान स्त्रियों को मजार जाने से रोक लगा दिया। ठीक है, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने युद्ध लूटे गए माल और धन की वसूली नहीं किया एवं अनाजों पर कोई कर नहीं लगाया। ठीक है, सिकंदर लोदी अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने के लिए दाढ़ी कटवा कर रखता था। इसके मृत्यु गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, मोठ का मस्जिद का निर्माण जो है सिकंदर लोदी ने वजीर मियाँ वोइला ने 1505 ईस्वी में करवाया था। मोइट मस्जिद जो है मोठ मस्जिद है। मोठ मस्जिद का शाब्दिक अर्थ होता है दाल का मस्जिद। ठीक है, इस मस्जिद का निर्माण दाल की खेती से प्राप्त आय से किया गया था। इसका जो निर्माण है लाल पत्थरों से किया गया और यह अष्टकोणीय है। ठीक है, यह मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में अवस्थित है। यह मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में अवस्थित है। चलिए अब लास्ट शासक की बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं। यहाँ के बाद दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो जाते हैं। तो आपको दिल्ली सल्तनत पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है, आप इसे पुनः रिवाइज जरूर करेंगे। अब आते हैं इब्राहिम लोदी की बात कर लेते हैं। लास्ट शासक है, इसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। यह लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। यह सिकंदर लोदी का जो है बड़ा बेटा था। यह अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता को संभाला। इसके बाद आगरा के सिंहासन पर 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम लोदी शाह के नाम से बैठता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनते ही इसने अमीरों के प्रति क्या किया? तो अमीरों के प्रति दमन नीति को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें अमीर वर्ग जो है असंतुष्ट हो गए और इसे हटाने का षड्यंत्र रचने लगे।
दिल्ली के अमीरों, पंजाब के शासक दौलत खां, मेवाड़ के राजा राणा सांगा तथा आलम खां लोधी। दिल्ली के अमीरों में पंजाब के शासक दौलत खां, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, आलम खां लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था, ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे चुका था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य जो होता है पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और यह युद्ध भूमि में ही क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु के साथ ही 320 सालों से चले आ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इब्राहिम लोधी दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जो दिल्ली की युद्ध भूमि में ही मारा गया। लोधी वंश का जो मकबरा है ये कहाँ अवस्थित है? तो लोधी वंश का जो मकबरा है ये अवस्थित कहाँ है? तो इसका मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो इसका मकबरा को काल कहते हैं। इसके मकबरों को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। लोधी काल में खपड़ैल पद्धति की विकसित हुई। खपड़ैल पद्धति क्या थी? तो ध्यान रख लेंगे, खपड़ैल पद्धति की शुरुआत की गई। लोधी वंश के दोहरे गुंबद का निर्माण हुआ और अष्टकोणीय स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। इसी के काल में, लोधी काल में ही दोहरे गुंबद का निर्माण शुरू हुआ एवं अष्टकोणीय स्मारक का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो जाता है और इसके बाद कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं चंगेज खां के बारे में। ये कौन था? बहुत बार एक आक्रमण भी कर चुका है ये। चलिए तो चंगेज खां की बात कर लेते हैं। चंगेज खां कौन था इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। चंगेज खां की बात करें तो इसका जीवन काल रहा 1162 से 1227 ईस्वी तक। इसका जीवन काल रहा 1162 से 1227 ईस्वी तक। बचपन का इसका नाम था तैमूजीन। तैमूजीन का अर्थ होता है लोहा। ठीक है, इसके पिता कौन थे? येसुजई। माता कौन थी? होयलन। ठीक है, तो चंगेज खां का जीवन काल कब से कब तक का रहा? 1162 से 1227। बचपन का नाम तेमुजीन, लोहा जिसे कहते हैं, मतलब लोहा इसका मतलब होता है। पिता कौन थे? येसुजई। माता होयलन थी। ठीक है, इसकी पत्नी कौन थी? बोरते। यह मंगोलिया का था। चंगेज खां साम्राज्य का संस्थापक यही था। ठीक है, इसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना 1206 ईस्वी में करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान रखेंगे इसे। चंगेज खां के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो चंगेज खां को थोड़ा। चंगेज खां मुसलमान नहीं था। ये कौन था? ये बल्कि ये मंगोल के का खानाबदोश जनजाति का समूह था। ठीक है, तो चंगेज खां क्या था? ये मुसलमान नहीं था, बल्कि ये मंगोल के खानाबदोश जनजाति समूह का था। यह अत्यंत क्रूर और निर्दयी शासक था। ऐसा माना जाता है कि विश्व के इतिहास में चंगेज खां जैसा खौफनाक और कोई नहीं हुआ। ठीक है, विश्व का बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या को इसने नरसंहार कर दिया। ठीक है, एक बार ख्वारिज्म साम्राज्य के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी को खदेड़ते खदेड़ते 1221 ईस्वी में चंगेज खां भारत पहुंच गया था। 1221 ईस्वी में। ठीक है, 1221 ईस्वी में जब चंगेज खां भारत आया तो उसी समय दिल्ली का शासन सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन था सुल्तान? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को मदद नहीं करके दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचा लिया। चंगेज खां की मृत्यु किस प्रकार हुई यह एक अज्ञात है। इसकी मृत्यु लगभग 8 अगस्त 1227 ईस्वी की हुई। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप समझता था। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप समझता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा तैमूर लंग के बारे में भी जान लेते हैं। तैमूर लंग भी थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे, ये भी आगे काम देगा आपको, बाबर में भी काम देगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तैमूर लंग के बारे में भी जान लेते हैं। तैमूर लंग की बात करें तो इसका जीवन काल रहा 1336 से 1405 ईस्वी तक।
तैमूर लंग का जीवन काल रहा 1336 से लेकर के 1405 ईस्वी तक। इसका जन्म स्थान कहाँ है? समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके पिता कौन था? अमीर तुर्के। माता कौन थी? लजीना, ठीक है। तैमूर लंग का वास्तविक नाम था अमीर तैमूर। तैमूर लंग का वास्तविक नाम था अमीर तैमूर, ठीक है। यह युद्ध के दौरान एक पैर से अपाहिज हो जाता है। उसके बाद से इसका नाम लंग जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो तैमूर का अर्थ होता है लोहा और लंग का अर्थ होता है लंगड़ा, ठीक है। तैमूर लंग के जो पिता था ये बरलस जनजाति के गुरकान शाखा का सरदार था। तैमूर लंग के जो पिता था बरलस जनजाति के गुरकन शाखा का सरदार था। ये लोग तुर्क से आकर समरकंद में आकर के बस गया था, ठीक है। इसके पिता ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। आगे चलकर तैमूर लंग एक कट्टर मुसलमान बना। तैमूर लंग अपने आप को चंगेज खां का वंशज कहता था, लेकिन वास्तव में ये तुर्क था, ठीक है। तैमूर लंग दूसरा चंगेज खां बनना चाहता था और सिकंदर की तरह ही ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था, ठीक है। यह अपने जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में तुगलक वंश का शासन था, ठीक है। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। तैमूर लंग एवं मोहम्मद शाह तुगलक के बीच 17 सितंबर 1398 ईस्वी में धकरिया का युद्ध हुआ, जिसमें तैमूर लंग जो है विजयी रहा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग एवं मोहम्मद शाह तुगलक के बीच 17 सितंबर 1398 ईस्वी को धकरिया का युद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में धकरिया है, इसमें तैमूर लंग जो कि है विजयी रहा। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक, यह सेशन काफ़ी बेहद अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन हम लोगों का यहीं तक है। और हाँ, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट आप देखना ना भूलेंगे। आप उसे ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ये सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो आज का हम लोगों का सेशन यहीं तक समाप्ति होता है। तो आप सभी लोग काफ़ी मेहनत से आप लोग इस वीडियो को देखें और देखेंगे भी आगे, और 1 से 2 बार 3 बार देखकर काफ़ी अच्छी तरह से दिल्ली सल्तनत को समझेंगे। और आगे इसके बाद आपके जो भी अगले वंश होंगे, अगले जो साम्राज्य होगा, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।